कहानी इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए उस सियासत को समझने की कोशिश है जहां शायरी सिर्फ कला नहीं रहती बल्कि विरोध, सवाल और जिम्मेदारी बन जाती है। एक शायर कैसे धीरे धीरे जनता की आवाज बनता है, कैसे उसके अल्फाज सत्ता को असहज करते हैं और कैसे वही अल्फाज उसे संसद तक पहुंचा देते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी किसी एक दिन में शुरू होकर किसी एक दिन में खत्म हो जाने वाली कहानी नहीं है। यह उस समाज, उस दौर और उस बेचैनी की कहानी है जिसमें अल्फाज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं रहते बल्कि जीने की जरूरत बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की मिट्टी में पले बढ़े इमरान के लिए बचपन से ही दुनिया बहुत सीधी और बहुत आसान नहीं थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि हर बात जोर से नहीं कही जाती और हर सच्चाई तालियों के साथ स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन उन्होंने यह भी देख लिया था कि अगर बात दिल से निकली हो तो वह देरसवेर रास्ता बना ही लेती है। स्कूल के दिनों से ही उन्हें शब्दों से लगाव था। किताबें उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं बल्कि सोचने का जरिया थीं। उर्दू और हिंदी की शायरी ने उन्हें भीतर तक छू लिया था। मीर, गालिब, फैज और दुष्यंत जैसे शायरों के शब्दों में उन्होंने अपने समय की तस्वीर देखी और शायद वहीं से यह बीज पड़ गया कि शायरी सिर्फ मोहब्बत और जुदाई तक सीमित नहीं है। शायरी सवाल भी कर सकती है, आईना भी दिखा सकती है और जरूरत पड़े तो जख्म पर नमक भी छिड़क सकती है। शुरुआत में इमरान प्रतापगढ़ी एक आम शायर की तरह ही मुशायरों में पढ़ते थे। उनकी आवाज में जोश था, उनके लहजे में सच्चाई थी और उनके अल्फाज में दर्द था। लेकिन तब तक वह दर्द व्यक्तिगत लगता था, सामाजिक नहीं। महफिलें सजीं, तालियां बजीं और शायर अपनी पहचान बनाता गया। लेकिन जैसे जैसे देश का माहौल बदला, जैसे जैसे राजनीति और समाज के बीच की खाई गहरी होती गई, इमरान की शायरी भी बदलने लगी। उनके शब्दों में अब सिर्फ इश्क नहीं बल्कि इंसाफ की मांग सुनाई देने लगी। उनकी नज़्मों में अब सिर्फ महबूब नहीं बल्कि मुल्क दिखने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे आम आदमी की आवाज को अनसुना किया जा रहा है, कैसे सवाल पूछने वालों को शक की नज़र से देखा जाने लगा है और कैसे असहमति को गुनाह बनाया जा रहा है। और यहीं से उनकी शायरी ने एक नया रास्ता पकड़। सोशल मीडिया के आने से पहले तक शायरी की पहुंच सीमित थी, लेकिन जैसे ही मोबाइल कैमरे और इंटरनेट ने मुशायरों को घर घर पहुंचा दिया, इमरान प्रतापगढ़ी की आवाज दूर दूर तक जाने लगी। उनके वीडियो वायरल होने लगे, उनकी पंक्तियां युवाओं की जुबान पर चढ़ने लगीं और उनकी शायरी महफिलों से निकलकर सड़कों तक पहुंच गई। अब वह सिर्फ शायर नहीं रहे, वह एक प्रतीक बनने लगे। उस गुस्से का प्रतीक जो चुपचाप भीतर सुलग रहा था, उस उम्मीद का प्रतीक जो अब भी लोकतंत्र से पूरी तरह टूटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही किसी शायर के शब्द सत्ता को चुभने लगते हैं, वैसे ही मुश्किलें भी उसका पीछा करने लगती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ भी यही हुआ। उनकी शायरी को राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा, उनके इरादों पर सवाल उठाए गए। कभी कहा गया कि वह समाज को बांट रहे हैं, कभी यह आरोप लगा कि वह एक खास समुदाय की बात करते हैं। लेकिन इमरान हर बार यही कहते रहे कि वह किसी धर्म या जाति की नहीं बल्कि इंसान और संविधान की बात करते हैं। उनके लिए शायरी कोई हथियार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। वह मानते थे कि अगर शायर अपने समय की सच्चाई नहीं बोलेगा तो उसकी शायरी सिर्फ सजावट बनकर रह जाएगी। वक्त के साथ उन पर मुकदमे दर्ज हुए, उनके कार्यक्रम रद्द किए गए, कई बार उन्हें मंच से उतारने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार वह और ज्यादा मजबूती से लौटे। उन्होंने अपने आलोचकों को भी अपने अल्फाज से जवाब दिया, कभी तीखे अंदाज में तो कभी दर्द भरी शांति के साथ। और यही वह दौर था जब यह साफ होने लगा कि इमरान प्रतापगढ़ी का सफर अब सिर्फ शायरी तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीति और शायरी का रिश्ता नया नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आपातकाल तक शायरों ने हमेशा सत्ता से सवाल पूछे हैं और इमरान खुद को उसी परंपरा का हिस्सा मानते थे। फर्क बस इतना था कि अब दौर बदल चुका था और मंच भी बदल रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जुड़ाव सामने आया तो इसे लेकर भी खूब बहस हुई। कुछ ने कहा कि एक शायर का राजनीति में जाना उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा, तो कुछ ने इसे स्वाभाविक कदम बताया। इमरान ने खुद कहा कि वह राजनीति में किसी पद के लिए नहीं बल्कि अपनी बात को और बड़े मंच पर रखने के लिए आए हैं।
उनके मुताबिक अगर सड़क पर बोले गए शब्द सुने जा सकते हैं तो संसद में बोले गए शब्द भी उतने ही जरूरी हैं। राज्यसभा तक उनका पहुंचना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन जो लोग उनके सफर को करीब से देख रहे थे उनके लिए यह स्वाभाविक था। यह उस शायरी की जीत थी जिसने कभी सत्ता से डरना नहीं सीखा। संसद के भीतर भी इमरान प्रतापगढ़ी वही रहे जो बाहर थे। उनके भाषणों में भी वही धार थी, वही सवाल थे और वही बेचैनी थी। उन्होंने बार बार संविधान का जिक्र किया, लोकतंत्र की बात की और अल्पसंख्यकों, कमजोरों और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाई। उनके लिए संसद कोई आरामगाह नहीं बल्कि एक और संघर्ष का मैदान थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पहचान सिर्फ एक मुस्लिम नेता की नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक की है जो संविधान में भरोसा रखता है। लेकिन इस साफगोई की कीमत उन्हें संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चुकानी पड़ी। उनकी बातों को कई बार गलत तरीके से पेश किया गया, उनके बयान काट-छांट कर दिखाए गए और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। लेकिन इमरान ने कभी भी अपने शब्दों से पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। वह कहते रहे कि अगर डर के कारण चुप हो जाना ही समाधान है तो फिर बोलने की आजादी का क्या मतलब। शायर से सांसद बनने तक का यह सफर सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि की कहानी नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जो आज भी अपने सवालों के लिए आवाज ढूंढ रहा है। यह उस युवा की कहानी है जो कविता में अपना भविष्य देखता है, और यह उस लोकतंत्र की कहानी है जो असहमति से ही मजबूत होता है। इमरान प्रतापगढ़ी आज भी जब मंच पर खड़े होकर शायरी पढ़ते हैं तो तालियों के साथ साथ सन्नाटा भी छा जाता है, क्योंकि उनके शब्द सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। और शायद यही किसी भी शायर की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, वह लोगों को आईने में खुद को देखने पर मजबूर कर दे। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिन सवालों ने उन्हें शायर बनाया वही सवाल उन्हें सांसद भी बनाए हुए हैं। और जब तक इस देश में सवाल पूछने वाले लोग रहेंगे तब तक इमरान प्रतापगढ़ी जैसे अल्फाज बोलने वाले लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। और यही जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को बार बार उस मोड़ पर ले आती है जहां व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक संघर्ष के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। संसद के भीतर बोले गए उनके शब्द सिर्फ कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहते बल्कि बाहर सड़कों पर खड़े लोगों की उम्मीदों से जुड़ जाते हैं। वह जब संविधान की बात करते हैं तो यह भाषण की औपचारिकता नहीं होती बल्कि उस डर की अभिव्यक्ति होती है जो उन्हें समाज के बदलते माहौल को देखकर महसूस होता है। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि संसद में बैठना किसी सम्मान की कुर्सी पर बैठने जैसा नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी उठाने जैसा है, क्योंकि यहाँ बोला गया हर शब्द इतिहास का हिस्सा बनता है। और शायद यही वजह है कि उनके भाषणों में अक्सर शायरी की गूंज सुनाई देती है। वह मानते हैं कि शायरी उन्हें इंसान बनाए रखती है और राजनीति उन्हें जिम्मेदार, लेकिन इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं रहा। संसद के बाहर भी उनका जीवन उतना ही तनाव से भरा रहा। लगातार यात्राएं, सभाएं, विरोध, समर्थन, आलोचना और धमकियों के बीच उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वह अकेले कुछ बदल देंगे, बल्कि बार बार यह कहा कि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सामूहिक आवाज से आता है। फिर भी लोग उन्हें एक प्रतीक के रूप में देखने लगे, उस प्रतीक के रूप में जो यह दिखाता है कि कलम की ताकत आज भी जिंदा है। उनके कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ सिर्फ शायरी सुनने नहीं आती बल्कि अपने भीतर के गुस्से और सवालों को शब्दों में ढलता हुआ देखना चाहती है। वह जब किसी मंच पर खड़े होते हैं तो उनके सामने सिर्फ समर्थक नहीं होते बल्कि असहमत लोग भी होते हैं। और इमरान इस असहमति से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि अगर सब एक ही बात कहने लगें तो लोकतंत्र मर जाएगा। इसी सोच ने उन्हें कई बार विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। उनके कुछ वीडियो क्लिप्स को लेकर हंगामा हुआ, कुछ पंक्तियों को देशविरोधी करार दिया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही दोहराया कि सवाल पूछना और असहमति जताना देश से मोहब्बत का ही एक रूप है। इस दौर में उनके निजी जीवन पर भी असर पड़ा, परिवार पर दबाव बढ़ा, दोस्तों ने सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका कहना रहा कि अगर डर के कारण चुप हो जाना ही समझदारी है तो फिर आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे।
वह अक्सर युवाओं से कहते हैं कि शायरी सिर्फ मंच की चीज नहीं बल्कि जिम्मेदारी की चीज है। अगर तुम्हारे शब्द किसी को असहज नहीं कर रहे तो शायद तुम अपने समय की सच्चाई नहीं बोल रहे। यही बात उनकी राजनीति पर भी लागू होती है। वह सत्ता में रहते हुए भी खुद को सत्ता का हिस्सा नहीं बल्कि सत्ता से सवाल करने वाला मानते हैं। उनके लिए पार्टी लाइन से ज्यादा जरूरी संविधान की लाइन है, और यही रुख उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर भी अलग पहचान देता है। कई बार उनकी बातों से असहजता भी पैदा होती है, लेकिन वह इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। समय के साथ यह साफ होता गया कि इमरान प्रतापगढ़ी की राजनीति किसी चुनावी गणित से नहीं बल्कि नैतिक दबाव से चलती है। वह जानते हैं कि हर लड़ाई तुरंत नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि आने वाले समय में सच का रास्ता खुला रहे। यही सोच उनकी शायरी में भी झलकती है, जहां हार और जीत से ज्यादा जरूरी संघर्ष की ईमानदारी होती है। संसद के बाहर जब वह फिर से शायरी के मंच पर लौटते हैं तो लोग उन्हें सांसद के तौर पर नहीं बल्कि उसी शायर के तौर पर देखते हैं जिसने कभी डर के आगे सिर नहीं झुकाया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि यह सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही कठिन भी। और कहानी यहीं रुकती नहीं बल्कि आगे और गहरी होती जाती है, क्योंकि आने वाला वक्त यह तय करेगा कि अल्फाज की यह सियासत किस मोड़ पर जाकर इतिहास का हिस्सा बनती है और किस मोड़ पर नए सवालों को जन्म देती है। और यहीं से कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला भी बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ भी यही हुआ। संसद के भीतर बैठकर उन्होंने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि दूसरों की चुप्पी को भी सुना। उन्होंने देखा कि कैसे कई मुद्दे फाइलों में दब जाते हैं, कैसे बहस के शोर में असली सवाल गुम हो जाते हैं और कैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच भी कभी कभी आम आदमी से बहुत दूर महसूस होने लगता है। यही एहसास उनके भीतर एक नई बेचैनी पैदा करता है। वह खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या सिर्फ बोलना काफी है या सुनने के बाद कुछ और करना भी जरूरी है। और शायद इसी सवाल ने उनकी राजनीति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। अब उनके भाषणों में सिर्फ विरोध नहीं बल्कि आत्ममंथन भी दिखने लगा। वह मानने लगे कि सत्ता से टकराने के साथ साथ समाज के भीतर फैली चुप्पी से भी टकराना होगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा अपराध वही चुप्पी होती है जो अन्याय को सामान्य बना देती है। इस दौर में इमरान प्रतापगढ़ी ने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं की, छोटे कस्बों, गांवों और शहरों में जाकर लोगों से मुलाकात की। वह मंच से उतरकर जमीन पर आए और वहां उन्होंने देखा कि असली भारत बहसों में नहीं बल्कि संघर्षों में जी रहा है। किसान की चिंता अलग है, मजदूर का दर्द अलग है, युवा की बेचैनी अलग है और औरतों की लड़ाई अलग है। लेकिन इन सबके बीच एक समान बात यह है कि सब सुने जाना चाहते हैं। इमरान ने महसूस किया कि शायद उनकी शायरी का असली मकसद भी यही था, सुनना और सुनवाना। उन्होंने अपनी कई नज़्मों को इन्हीं मुलाकातों से जोड़ना शुरू किया। अब उनके शब्द और ज्यादा सच्चे लगने लगे, क्योंकि उनमें जमीन की खुशबू थी, धूल थी और पसीने की गंध थी। इस दौरान उन पर यह आरोप भी लगा कि वह अपनी शायरी के जरिए राजनीति को भावुक बना रहे हैं, लेकिन उनका जवाब साफ था कि राजनीति अगर इंसान की भावनाओं से कट जाए तो वह सिर्फ आंकड़ों और भाषणों का खेल बनकर रह जाती है। वह मानते हैं कि आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे छुपे इंसान को देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी सोच ने उन्हें युवाओं के बीच और लोकप्रिय बना दिया। कॉलेजों, सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों में जब वह बोलते हैं तो युवा उन्हें एक नेता की तरह नहीं बल्कि अपने जैसा ही एक सवाल करने वाला इंसान मानते हैं। लेकिन इस लोकप्रियता की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए, उनके पुराने वीडियो निकालकर नए संदर्भ में पेश किए गए, उनकी बातों को तोड़मरोड़ कर विवाद खड़ा किया गया। लेकिन हर बार उन्होंने संयम से काम लिया। वह कहते रहे कि गुस्से से नहीं बल्कि समझ से लड़ाई जीती जाती है। यह वही दौर था जब उनके आलोचक भी यह मानने लगे कि उनसे असहमत होना आसान है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल, क्योंकि वह हर बार किसी न किसी रूप में वापस आ जाते हैं, कभी शायरी के जरिए,
कभी भाषण के जरिए और कभी खामोशी के जरिए। उनकी खामोशी भी कई बार उनके शब्दों से ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि उसमें एक ठहराव होता है, एक इंतजार होता है और एक चेतावनी भी। इमरान प्रतापगढ़ी का यह सफर धीरे धीरे एक सवाल में बदल जाता है कि क्या एक शायर राजनीति को मानवीय बना सकता है? क्या अल्फाज सत्ता की भाषा बदल सकते हैं? और क्या असहमति को फिर से सम्मान मिल सकता है? इन सवालों का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी खुद में एक जवाब बनती जा रही है। वह दिखाते हैं कि सत्ता के गलियारों में भी इंसानियत की बात की जा सकती है, कि संसद के भीतर भी शायरी जिंदा रह सकती है और कि डर के माहौल में भी साहस की जरूरत खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ से और आगे बढ़ती है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का सफर अब सिर्फ उनका निजी सफर नहीं रहा, यह उन तमाम लोगों का सफर बन गया है जो मानते हैं कि सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और शायद आने वाले समय में यह कहानी और भी मोड़ लेगी और भी गहरी होगी, क्योंकि जब तक समाज में बेचैनी रहेगी तब तक अल्फाज भी बेचैन रहेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग उन अल्फाज को आवाज देते रहेंगे।